हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। रागनी विद स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रागनी और मैं जो है आपको आज भारत में शिक्षा का विकास अंग्रेज़ों के शासनकाल में कैसे हुआ, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जिसमें आपका 1854 का वो डिस्पैच क्या है, शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन क्या है, जो आपका और भी जो सामाजिक सुधारकर्ता थे, उनका शिक्षा में क्या योगदान रहा। कुछ जो रैली कमीशन था, हर्टोग्स कमीशन था, ये सब क्या है एक्चुअली बहुत समझने में दिक्कतें आती रहती है स्टूडेंट को। तो मैं यही चीज़ों को आज समझाने का प्रयास करूँगी और एज़ अ स्टूडेंट जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक स्टूडेंट को जब समझा रहा होता है तो ईज़िली चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं कोई टीचर्स नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो चलिए मैं इसको उसी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। एक चीज़ और मैं बताती हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं ना आपको इसमें पीवाईक्यू भी मिलेंगे। ज़्यादातर मोस्टली जो वन डे एग्ज़ाम्स हो या पीसीएस एग्ज़ाम्स हो, इससे क्या क्वेश्चन रिलेट करके बनाता है, क्या क्वेश्चन रहता है, इसके हिसाब से मैंने ये चीज़ें तैयार की हैं और मैं आपको एक-एक चीज़ करके बताऊँगी। एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सुनो, मैं यहाँ पे समझाती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे भारत में शिक्षा का विकास मैं बता रही हूँ, एक्चुअली वो है क्या? स्टार्टिंग में आप देखोगे ना, मैंने यूरोप पढ़ाया हुआ है, जो यूरोपीय कंपनी किस तरह से भारत में आया और जो है मतलब कैसे वो स्थापना कंपनी किया, फिर पूरा शासन शासन बैठा लिया कैसे, वो सब मैंने पढ़ाया है। तो स्टार्टिंग में यूरोप जो लोग आया था ना, अंग्रेज लोग, बस उसका ये था कि हमें व्यापार के उद्देश्य से आए थे, हमें व्यापार करना है अपना और फिर हमें चले जाना है, मुनाफा कमाने के लिए वो आया था भारत में। लेकिन धीरे-धीरे राजनीतिक में जो है दिलचस्प लेके जो है पूरा भारत में शासन कर बैठा। इसी तरह स्टार्टिंग में अंग्रेज जो था ना, वो उसका कोई माइंडसेट नहीं था कि हम जो है शिक्षा का भारत में भी शिक्षा का कोई प्रसार करेंगे। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी उसका माइंडसेट नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है? तो उसमें कुछ जो लिबरल अंग्रेज होता है और आपका जो कोई कोई जो ईसाई लोग होता है, कुछ उत्साहित जो भारतीय होते हैं, उन्होंने शिक्षा का जो है कुछ प्रसार किया भारत में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ये जो 1781 में है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर थे, उन्होंने कलकत्ता में मदरसा कॉलेज की स्थापना की थी। मदरसा कब किया था? 1781 में किया था। तो ये बेसिकली जो मदरसा था, वो किस लिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये मुस्लिमों जो मुस्लिम कम्युनिटी थे उनके लिए, फ़ारसी के ज्ञान के लिए था और अरबी ज्ञान के लिए। कौन-सा स्थापना किया था? मदरसा कॉलेज का स्थापना किया था। कौन किया था? ये आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। 1778 में ये जो विलियम जोन्स है ना, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। सबने पढ़ा है ना कि ये विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। लेकिन मैं बता दूँ, ये एक्चुअली एशियाटिक सोसाइटी स्थापना क्यों किया था? उसमें क्या था ऐसा? तो एशियाटिक जो सोसाइटी की स्थापना थी, उसमें बेसिकली जो हमारा हिस्ट्री था ना, एंशिएंट हिस्ट्री और जो भारतीय संस्कृति था, उसको स्टडी के लिए जो है ये विलियम जोन्स ने 1778 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। क्लियर हो गया? तीसरी चीज़ है, 1791 में जोनाथन डंकन है, ठीक है? जोनाथन डंकन का हम सब नाम सुनते हैं लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उन्होंने हिंदू का किया था या संस्कृत का किया था। तो लीजिए मैं बता देती हूँ, उन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी वाराणसी में। कौन? डंकन, जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी और कब किया था? 1791 में वाराणसी में किया था। याद रखिए, डंकन से क्या हो जाएगा? संस्कृत की स्थापना की थी, वहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है 1800, सबने पढ़ा होगा ना, बेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी 1800 में। लेकिन क्यों किया था? ये बहुत फेमस एग्जाम्स बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है ये वाला, बेलेस्ली वाला, वॉरेन हेस्टिंग्स का, जोनाथन डंकन का, विलियम जोन्स का, सारे इंपॉर्टेंट ही मैं करा रही हूँ। तो ये 1800 में जो बेलेस्ली ने स्थापना किया था फोर्ट विलियम कॉलेज, बेसिकली वो असैनिक जो अधिकारी था, ऑफिसर लोग, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी अपने अधिकारी और सैनिक के लिए। कौन? बेलेस्ली का, हाँ, 1800 में। तो ये सब जो कर रहा था, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का तो केंद्र तो होना चाहिए ना, ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पे बैठ के सारा निर्णय लेगा कि कहाँ पे कौन सा योजना करें, कौन सा शिक्षा कहाँ पे डालें। तो ये सारी चीज़ें के लिए एक प्लानिंग होता है ना कि कहीं पे सेंटर होना चाहिए। तो वो कलकत्ता में श्री रामपुर करके एक जगह है, वहाँ पे जो है शिक्षा का केंद्र बनाया था अंग्रेजों ने, कलकत्ता में बनाया था, श्री रामपुर में, ठीक है? अब आते हैं कुछ इधर देखते हैं। 1820 में डेविड हेयर नाम का एक अंग्रेज था, उन्होंने बिशप कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। पता है, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय का नाम आता है ज्वाइंट में, मैं बताऊंगी। लेकिन स्पेशली जो सिर्फ डेविड हेयर ने किया था 1820 में, उन्होंने बिशप कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ की थी उन्होंने?
और जो है कलकत्ता में स्थापना की थी। और आगे आ जाता है जो हमारे कुछ सामाजिक जो समाज सुधारकर्ता थे, उन्होंने भी शिक्षा में कुछ योगदान दिया है, तो उनके बारे में जानते हैं। जैसे हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, पता है उसमें कौन कौन शामिल थे? राजा राम मोहन रॉय थे, आपका डेविड हेयर थे, और कौन थे? सर हायर ईस्ट थे। कौन थे? सर हायर ईस्ट। 3 मिलकर किया था हिंदू कॉलेज का स्थापना। कौन कौन था? राजा राम मोहन रॉय था, डेविड हेयर थे, और कौन थे? आपका जो है हायर ईस्ट थे। ये एक्चुअली बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मतलब अंग्रेज से पहले ये सब हुआ था। भारत में कुछ लिबरल लोग जो समाजकर्ता लोग था, वो अपना कुछ कुछ प्रयास कर रहा था। तो यही ये 1781, 1778, 1791, 1800, 1820, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये इसमें स्टूडेंट भूलता है क्या था। ठीक है, अब आते हैं कि अंग्रेजों का धीरे धीरे रुचि अब शिक्षा पे भी देखने लगा, बढ़ने लगा। अब वो वास्तविक जो प्रयास किया था अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए, वो 1813 में किया था। कब किया था? 1813 में। आप सबने सुना होगा कि पहली बार शिक्षा का जो बजट लाया था वो 1813 एक्ट के तहत लाया था, और 1 लाख का बजट दिया गया था शिक्षा पे खर्च के लिए। उसमें किस लिए खर्च बताया था? उसमें बोला था जो भी भारत का विद्वान लोग हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाए, जो है वहाँ का जितने भी आपका जो भी साहित्यिक चीज़ है उनको पुनरुद्धार करने के लिए, विकास करने के लिए जो है ये आपका मतलब बजट दिया गया था 1 लाख रुपए का। कब? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वास्तविक प्रयास किया था 1813 में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब पता है एक विवाद भी हुआ था। ये आपने कभी सभी ने सुना होगा प्राच्य शिक्षा क्या था, पाश्चात्य शिक्षा क्या है। एक्चुअली मैं तो अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि मैं बहुत कन्फ्यूज़न होता था मुझे, ये पाश्चात्य क्या है, ये आपका प्राच्य शिक्षा क्या है। तो उसको मैं बताती हूँ। प्राच्य को इंग्लिश में आपका ओरिएंटल शिक्षा कहते हैं, जो आपका जो स्थानीय भाषा में शिक्षा की जानकारी दी जाती थी, जैसे संस्कृत हुए, जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज था उस भाषा में, वो पुराने शिक्षा हुए, ओरिएंटल हुआ, प्राच्य हुआ। पाश्चात्य शिक्षा क्या होता है? मॉडर्न शिक्षा होता है, जो अंग्रेजों ने दे रखा है भारत में। तो वो मॉडर्न मतलब पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा मतलब पाश्चात्य हुआ, और ओरिएंटल मतलब क्या हुआ? प्राच्य शिक्षा हुआ। तो उसका विवाद रहा है भारत में। कोई चाह रहा था कि कोई था कि प्राच्य शिक्षा का समर्थक था, कोई था कि आपका मॉडर्न शिक्षा का समर्थक था। तो एक दो अंग्रेज था जिसका नाम था प्रिंसेस और विल्सन। क्या नाम था? एक प्रिंसेस है, एक विल्सन है। ये दोनों जो थे ना प्राच्य ओरिएंटल के समर्थक थे कि भारत में जो है शिक्षा का विकास जो है आपका ओरिएंटल तरीके से होना चाहिए। जो स्थानीय भाषा है, यहाँ का जो संस्कृत है, वो चाहे वो विज्ञान ही क्यों ना हो, उसको जो है स्थानीय भाषा में ही बताया जाए, समझाया जाए, उसका विकास किया जाए। तो ये दोनों प्रिंसेस विल्सन, याद रखिएगा, ये लोग जो है प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद मैं एक चीज़ बताती हूँ। ये जो विवाद सब हो रहा था ना, उस समय आपका बेंटिक गवर्नर था भारत का। तो विवाद को तत्कालीन जो गवर्नर था बेंटिक, वो विवाद को देखते हुए एक काउंसिल बैठाया शिक्षा का। उसका काउंसिल का जो अध्यक्ष नियुक्ति किया गया आपका मैकाले को नियुक्ति किया गया। किसको किया गया? मैकाले को नियुक्ति किया गया। और मैकाले आप सभी को पता है, उसने जो है मॉडर्न शिक्षा लाया था, अंग्रेजी शिक्षा का उसने जो है विवरण प्रस्तुत किया था। तो मैकाले को बोला गया, ये बोला बेंटिक जी ने, गवर्नर जो थे, बोला कि तुम जो है अपना शिक्षा का विवरण तुमको नियुक्ति किया, तुम अपना जो है शिक्षा का विवरण पत्र जो है प्रस्तुत करो, क्या चाहते हो। तो उसने जो है विवरण प्रस्तुत किया, और उसने बहुत तीखी आलोचना किया भारत के बारे में। 1835 में ये जो है मतलब प्रस्तुत किया था, 35 में मैकाले ने। उसने बोला कि यूरोप का एक अच्छा पुस्तकालय का एक तख्त ही समस्त भारत और अरबी का पुस्तकालय का से महत्वपूर्ण है हमारा यूरोप। समझ रहे हो क्या बोला था? कि यूरोप का एक अच्छा पुस्तकालय का एक तख्त था, जो रैक होता है ना, एक तख्त था, पूरा भारत का पुस्तकालय और अरब का पुस्तकालय का बराबर, उससे ज़्यादा मूल्यवान है एक तक था यूरोप का। बहुत तीखा आलोचना किया था मैकाले ने। ये स्टेटमेंट कोई एग्जाम्स में भी पूछा गया है, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मैकाले ने अपना विवरण प्रस्तुत किया, और अंग्रेजों ने क्या किया? जो बेंटिक गवर्नर थे मान लिए, बोले ठीक है अब मॉडर्न शिक्षा ही चलाया जाए। एक्चुअली ये जो मैकाले था वो ये चाह रहा था ना कि भारत में एक ऐसा शिक्षा का जो है मतलब तैयार किया जाए कि आने वाले जो 30 वर्षों में बंगाल में एक भी जो है मूर्ति पूजक ना रहे। सारे मतलब रंग रूप से तो भारतीय हो, लेकिन जो मेंटलिटी है आपका, उसका जो विचार है, जो भावना है, वो सारे के सारे अंग्रेजी ख्याल का हो। बस वो चाह रहा था जो मैकाले का है। इतना ही समझना है मैकाले के बारे में, वो जो किया था। तो ये आपका ख़त्म हो जाता है मैकाले के बारे में क्या क्या था। 2 फरवरी 1835 को जो है वो लाया था।
अब ना आप सबने पढ़ा होगा शिक्षा का जो है अधोमुखी निस्यंदन क्या है, ठीक है। शिक्षा का क्या है, अधोमुखी निस्यंदन क्या है। तो मैं बता दूं, शिक्षा का जो अधोमुखी निस्यंदन बेसिकली उस समय ना लैंड ये था आपका गवर्नर, ऑकलैंड था उस समय गवर्नर। वो शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन में ये बताया था कि अगर आप उच्च वर्ग को शिक्षित करते हैं ना, तो शिक्षा का जो प्रभाव है आपका निम्न वर्ग यानी कि नीचे तक चला जाएगा। जैसे हम लोग नीति आयोग पढ़ते थे ना, योजना आयोग, क्या था कि टॉप पे करोगे चीज़ें तो जो प्लान जो चीज़ें हैं योजना वो नीचे तक सबको लाभ होगा, तो वो तो सक्सेस हुआ नहीं, इसी की जगह पे नीति आयोग लाया। तो ये चीज़ मतलब एक तरह से ऐसे ही है, बोला था कि उच्च शिक्षा को उच्च वर्ग को अगर आप पढ़ाते हो, मतलब शिक्षित करते हो, तो जो छन छन कर जो शिक्षा है जनप्रतिनिधि तक नीचे तक पहुंच जाएगा। ये था बस इतना ही समझना है। वो जो है शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन। उसके बाद जो है ना 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1854 का वर्ड जो है डिस्पैच आता है, इसमें शिक्षा का अधोमुखी खत्म हो जाता है। जब ये आता है ना 1854 का वो डिस्पैच, तो ये जो आपका शिक्षा का अधोमुखी है वो खत्म हो जाता है। अब ये नए नए नियम लाते हैं। इसको आपका जो है मैग्नी कार्टा भी कहते हैं, आपको भारतीय शिक्षा का मैग्नी कार्टा आपका 1854 को कहते हैं। कहीं कहीं बहुत अच्छे काम भी हुए थे उसमें। तो अब इसमें देख लेते हैं 1854 में उस समय जो गवर्नर थे ना, डलहौजी थे भारत का। कौन था गवर्नर, याद रखिएगा, डलहौजी था, ठीक है। तो ये जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच है शिक्षा का, ये आया था शिक्षा का विकास का जांच के लिए आया था 1853 यानी कि 53 एक्ट के तहत 1854 में जो है ये योजना लाया गया था। उसके तहत क्या क्या बताया गया था मैं बता देती हूँ। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया था कि महिलाओं को जो है पढ़ाई करें। लंदन के तर्ज पे, लंदन में जो विश्वविद्यालय था उसके तर्ज पे जो है भारत में भी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो, दो चीज़ हो गए। तीसरी चीज़ उसके बारे में ये था कि कोई जो निजी शिक्षा ऐसा कोई संस्थान है, अगर वो प्रयास कर रहा है तो उसको जो है सब्सिडी दिया जाए, यानी कि अनुदान दिया जाए, ठीक है। उसके बाद पांचवा चीज़ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। पाश्चात्य शिक्षा में बोला कि कला, दर्शन, विकास हो। अंग्रेजी शिक्षा पे ध्यान दिया गया कि कला जो है, दर्शन है, विज्ञान है, उसका मॉडर्न मतलब मॉडर्न शिक्षा यानी कि पाश्चात्य शिक्षा में हो। उसके बाद उस शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी हो। क्या बोला था कि जो हायर जो एजुकेशन है उसका जो माध्यम है आप कैसा हो, अंग्रेजी हो। प्राथमिक जो पाठशाला हो कैसा हो, देसी भाषा में हो। प्राथमिक अध्यापकों के लिए जो है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग के लिए एक जो है संस्था बनाया जाए, और महिलाओं को शिक्षा में जो है प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये टोटल मिला के ये जो है 1854 का वो डिस्पैच में आया था। ये आपका बीपीएससी का आई थिंक 69 में पूछा गया था क्वेश्चन से कि 1854 में क्या क्या चीज़ें था जो मतलब हुआ था। तो महिला पे ध्यान दिया गया था। लंदन की तर्ज पे 3 विश्वविद्यालय खोला गया था। उच्च शिक्षा का माध्यम कैसा था, अंग्रेजी था, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये हंटर कमीशन आता है 1882-83 में। उस समय गवर्नर जो थे वो आपका रिपन थे। गवर्नर कौन था, रिपन था। और उसमें प्राथमिक शिक्षा को ध्यान पे रखा गया है कि प्राथमिक शिक्षा का जो है प्रसार किया जाए प्राथमिक लेवल पे, ये था बस। रैली कमीशन आप सबने देखा होगा 1902 में आया था, और रैली कमीशन जो है वो कर्जन के समय में आया था। और कर्जन क्या चाह रहा था, कर्जन ने थॉमस रैली की अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय का गठन किया 1902 में, मैंने लिख रखा है। थॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय का आयोग का गठन किया, कौन, कर्जन ने किया 1902 में। एक्चुअली वो शैक्षणिक कम था शिक्षा की दृष्टि से, वो ज़्यादातर राजनीतिक तौर पे वो अपना ही चला रहा था कि जो है शिक्षा का गठन इसलिए हो, राजनीतिक में उसका दिलचस्पी था, उसको ध्यान में रखते हुए वो विश्वविद्यालय का गठन किया है, ठीक है। सैडलर आयोग सबने पढ़ा होगा, 1917 का सैडलर आयोग। उसमें क्या हुआ था, आपने देखा होगा ना कि विश्वविद्यालय में चांसलर होता है, अगर स्टेट में हो तो वाइस चांसलर होता है ना। अगर राष्ट्र सेंट्रल लेवल पे कौन होता है, चांसलर विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट होता है। स्टेट में कौन होता है, जो कुलपति, हिंदी में कुलपति कहते हैं, इंग्लिश में चांसलर कहता है। तो जो राज्य के स्तर पे जो कुलपति होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होते हैं। तो ये इसमें लाया गया था, सैडलर आयोग जो था ना उसमें कुलपति की नियुक्ति हुई थी। और इसमें बताया गया था कि जो हम लोग अभी ग्रेजुएशन किया है ना 3 वर्ष का, 3 साल का जो पाठ्यक्रम हो, ग्रेजुएशन 3 साल का होना चाहिए, ये उसी में बताया था सैडलर आयोग में। उसी के अंदर बोला कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी का आप स्थापना कीजिए, जो बोर्ड का परीक्षा होता है ना माध्यमिक बोर्ड, वो सैडलर आयोग का ही देन है कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी का जो अभी एग्जाम होता है, इंटरमीडिएट का कक्षा हो, ये उन्हीं का देन है, सैडलर आयोग का। उसके बाद आपने ना पढ़ा होगा कि ये जो है सार्जेंट, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, वर्धा योजना 1937।
वर्धा योजना क्या था बेसिकली, हरिजन शब्द सुने होंगे ना, ये गांधी जी के सहयोग से उसमें कुछ हरिजन के लिए स्पेशली वो लाया गया था, जिसमें 7 से लेके जो 14 वर्ष के जो भी बच्चे थे उसको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था वर्धा योजना के तहत। हरिजन से रिलेटेड याद रखिए, हटोग समिति 1929 में आया था। वो बेसिकली उसमें ना केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ था। क्या हुआ था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ था हटोग समिति 1929 में। उसके बाद आपका ना सार्जेंट योजना आता है 1944 में। उसमें ये बताया था कि जो भी बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं 6 से जो 14 वर्ष का है, उसको कंपलसरी शिक्षा दिया जाए, यानी कि फ्रीली एजुकेशन दिया जाए। कंपलसरी किया था, कहाँ से लेके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और ये जो वर्धा योजना था बेसिकली वो क्या था आपका 1937 का हरिजन से रिलेटेड सब था, जो 700 से 14 वर्ष के बच्चा जितना भी निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। तो ये आपका भारत में किस तरह से शिक्षा का जो है विकास हुआ अंग्रेज़ों के टाइम पे, वो सारे चीज़ था। अब उसको एक बार देखो, अगर वो नहीं दिख रहा है तो उसको जूम करके जो है बोर्ड को देखो, थोड़ा होल्ड करो, समझो उसको। और मैं ये दावा कर सकती हूँ कि इसके अलावा जो है कोई भी एग्ज़ाम्स दो, वनडे दो, पीसीएस दो, आई थिंक यूपीएससी में भी दो, तो ये इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसी में एलिमिनेट करके क्वेश्चन दिया रहता है कि उसको एलिमिनेट कीजिए कि 1854 में क्या था, शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन क्या है, आपका हटो आयोग क्या है, हंटर कमीशन क्या है, आपका सैडलर आयोग क्या है, ये लोग जो फोर्ट विलियम क्यों हुआ था, विलियम जो एशियाटिक सोसाइटी क्यों किया था, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट करना हो तो, ईस्ट इंडिया ने कब प्रयास किया था, एक शिक्षा का बजट क्यों लाया था, मैकाले का क्या है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने 3-4 मैंने बुक्स पढ़ा है, वहाँ से कलेक्ट करके मैंने चीज़ों को यहाँ पे डाला हुआ है। मैंने जो पढ़ रखा था उसमें मेरा 3-4 नोट्स भी बनाया हुआ है जो बिखरे पड़े हैं, वहाँ से समेट कर मैंने एक जगह कलेक्ट करके चीज़ों को बताया है। और ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा, यूज़फुल रहेगा एग्ज़ाम्स के लिए, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए। तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिए, देखिए अच्छे से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, मैंने ना साउथ अमेरिका का वो कराया है, आपका मैप कराया है कॉन्टिनेंट का, वो भी देख लेना। और उसके पहले मैंने नॉर्थ अमेरिका भी कॉन्टिनेंट कराया था, ईजिली एकदम आसान भाषा में, उसको भी देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए।